आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कल हम लोगों ने 35 तक बनाया था। देखिए 36 में है टू कैपेसिटर्स of capacitance 20 picofarad and 50 picofarad are connected in series with a 6 volt battery। 20 picofarad और 50 picofarad का दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं। दो कैपेसिटर है C1 और C2 सीरीज में लगाए हैं एक सेल के साथ में। कैपेसिटेंस है 20 पिकोफराड और दूसरे का है 50 पिकोफराड और इसको एक सेल से जोड़े हैं। उस सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट। निकालना है फाइंड में पहला ए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर और दूसरा में एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर के लिए हम फार्मूला लगा दें कि C1 और C2 कैपेसिटेंस का दो कैपेसिटर अगर सीरीज ग्रुप है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 अगर हो तो C1 C2 के लिए सीरीज ग्रुपिंग में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि V1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर बाय C1 प्लस C2 इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल। इससे V1 निकल जाएगा और फिर V2 इज इक्वल टू इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल ईएमएफ या ईएमएफ ई करते हैं। और V2 निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं आप कि इसी दोनों का सम ना ईएमएफ के बराबर है तो V2 इज इक्वल टू ये भी कर सकते हैं E माइनस V1। अब रह गई बात एनर्जी निकालने के लिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए V1 V2 निकल जाएगा। एनर्जी निकालने के लिए तो एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला जो चाहे वो लगा सकते हैं। हाफ C1 V1 आप निकाले हैं तो V1 स्क्वायर और C1 तो ये दिया हुआ है और V1 यहाँ से आप सॉल्व करके निकालेंगे वो यहाँ पुट करेंगे और U2 दूसरा कैपेसिटर के लिए एनर्जी हाफ C2 और V2 स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी निकालनी है। देखिए दो कैपेसिटर था तो ये फॉर्मूला आसानी से लगा दिए। तीन कैपेसिटर अगर रहता तो इसमें हम लोग पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं या Q निकाल लेते हैं कि हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है और तब V इज इक्वल टू V1 V2 V3 इज इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3 करते। दो कैपेसिटर था तो ये काम ऐसे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series with a battery of 20 volt. Find the energy supplied by the battery. दो कैपेसिटर है C1 और C2 कैपेसिटेंस है। C1 और C2 इसका EMF दिया हुआ है। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर नहीं पूछा गया है। सेल का ईएमएफ है 20 वोल्ट। तो जरा समझे बात इसको पहले एक कैपेसिटर के लिए कि अगर C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को आप एक सेल से कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ E है तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज अगर प्लस Q और निगेटिव प्लेट पे माइनस Q तो सेल कितना चार्ज दिया तो सेल Q चार्ज दिया। इस केस में वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी यहाँ पर Q चार्ज दिया है तो वर्क डन बाय द बैटरी करते हैं Q इनटू E एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर तो ये हाफ QE लिखते हैं या हाफ Q इनटू V लिखते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C लिखते हैं तो हाफ Q इनटू V के जगह पे E। बैटरी जितना वर्क करता है उसका आधा इस कैपेसिटर में जमा होता है। तो एक कैपेसिटर का बात होगा। तो यहाँ पे हमसे दोनों कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी नहीं पूछता है, हमसे पूछता है बैटरी कितना वर्क किया वो। तो हम लोग पहले इसमें Q निकाल लेंगे कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया। तो Q के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकाल लीजिए। तो C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्रोडक्ट बाई सम से चार्ज कितना बैटरी दिया वो निकाल लीजिए। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू ईएमएफ और वर्क डन बाय द बैटरी लिख दीजिए चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो ये वर्क डन बाय द बैटरी हो गया।
यहाँ एनर्जी सप्लाइड बाय दी बैटरी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है एक फिगर है, ईच कैपेसिटर इन फिगर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफराड। चार कैपेसिटर है, चारों के लिए कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफराड का। फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 और सेल का ईएमएफ है 100 वोल्ट। फिगर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 38। एक कैपेसिटर, फिर आगे जाके 2 कैपेसिटर और फिर आगे एक कैपेसिटर, और इसको कनेक्ट किया गया है एक सेल से। आपसे पूछा गया है इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। सबका कैपेसिटेंस सेम है, C लिख रहे हैं यहाँ पे। C का वैल्यू कितना है, तो 10 माइक्रोफराड है। 10 माइक्रोफराड है। और सेल का ईएमएफ कितना है, तो सेल का ईएमएफ है 100 वोल्ट। चलिए एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम चार्ज निकाल लें या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। चार्ज निकालना ज्यादा आसान है। चार्ज निकालने के लिए अगर ऐसा बात समझते हैं तो जरा देखिए तो कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज लीजिए, निगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू लीजिए। बनाने का बहुत सा तरीका है। C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, Q = C × E कर लीजिए। जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से हम बना रहे हैं, जरा देखिए। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज आया, निगेटिव से माइनस क्यू चला, इस पे आया प्लस क्यू, इस पर आया माइनस क्यू। अब यही देखिए चार्ज इस दोनों को भी मिलेगा। कैपेसिटेंस चूंकि सेम है तो चार्ज आधा का बांट दिए, तो Q/2 इसको, Q/2 इसको। इस प्लेट को -Q/2, यहाँ -Q/2, फिर इस प्लेट को प्लस Q और इस प्लेट को -Q। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, इधर से प्लस Q भेजे, इधर से -Q भेजे, और जैसे इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं वैसे ही इधर से भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम एक सिंगल लूप में चलते हैं जिससे चार्ज निकल जाएगा। जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे चलेंगे ऊपर, ऐसे एक बार ऐसे घूम करके और फिर इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। देखिए लिखते हैं यहाँ का पोटेंशियल Q/C और प्लस, ये भी प्लस क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पहले मिला। आइए ऊपर चलें, इधर भी जा सकते थे, लूप पूरा करना है हमको। यहाँ से ऊपर चलेंगे, ये भी पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो V = Q/C। Q कितना है, तो Q/2 है। कैपेसिटेंस कितना है, तो C है। आगे बढ़ जाइए, फिर इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट मिला, फिर लिख दीजिए प्लस Q/C। अब आगे बढ़ जाइए, अब कोई कैपेसिटर नहीं है। सेल का निगेटिव टर्मिनल मिला, -100 माइनस ईएमएफ, और फिर जिस पॉइंट से चले थे उस पॉइंट पर पहुंच गए, तो सम ऑफ पोटेंशियल कर दिए 0। देखिए इससे अब Q हम निकाल सकते हैं। Q कॉमन ले लें, Q/C कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 + 1/2 + 1 = 100, और ये हो गया 2 + 1/2, तो Q/C इंटू ये हो गया 2 + 1/2, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे हुआ 2 + हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, ये हो गया 5/2 और = 100। C का वैल्यू है 10 माइक्रोफराड, तो इससे हम Q निकाल लिए। तो Q = हो गया 5 से यहाँ कैंसिल करा दीजिए ना, 20, और 20 × 2 हो गया 40। C का वैल्यू है 10, तो 40 × 10 माइक्रो। अब ये चार्ज आ गया तो ये हो गया कूलम, 400 माइक्रो कूलम। हमसे पूछा गया था कि हर कैपेसिटर के लिए एनर्जी बताइए, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो अब एनर्जी लिखने के लिए देखिए हर कैपेसिटर का हमको चार्ज मालूम हो गया। इस पे चार्ज Q है, Q का वैल्यू इतना, इस पे चार्ज 200 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज Q/2 मतलब 200 माइक्रोकूलम। अब हर कैपेसिटर का एनर्जी के लिए फार्मूला लिख दीजिए, Q²/2C। जिस कैपेसिटर का एनर्जी लिखना है उस पे जो चार्ज है वो लिख दीजिए और उसका कैपेसिटेंस लिख दीजिए। इस तरह से आप हर कैपेसिटर के लिए आप ये एनर्जी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन में, a capacitor with stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor with no electric field in between. Find the total energy stored in the two capacitors. 39 एक कैपेसिटर है, इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो 4 जूल एनर्जी है। U = 4 जूल। अब क्या किया गया कि इस कैपेसिटर को
कनेक्ट किया गया है एक और इसी के जैसा कैपेसिटर के साथ में, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब वो अनचार्ज कैपेसिटर है। सपोज कर लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C है, तो अब इसमें एनर्जी है, इसका मतलब है कि इस प्लेट पे चार्ज होगा और इसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब क्या करना है कि इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए किसी दूसरे कैपेसिटर से। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स। देखिए कैपेसिटेंस सपोज किए हैं C, तो इसका एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं U = Q²/2C। तो इस कैपेसिटर का चार्ज हम निकाल लिए हैं कि शुरू में चार्ज हो गया इसका 8C का रूट, Q4 = Q²/2C, देन Q = √8C। अब क्या बात है कि इस दोनों कैपेसिटर को जब ऐसे कनेक्ट किए तो चार्ज का शेयरिंग तब तक होगा जब तक दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो दोनों के लिए सपोज कर लीजिए कि कॉमन पोटेंशियल है V, तो इस कैपेसिटर के लिए चार्ज जो हो जाएगा ये हो गया C × V, और कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V है। इस कैपेसिटर के लिए भी चार्ज हो गया C × V, और ये किसके बराबर रहना चाहिए, तो ये दोनों टोटल चार्ज के बराबर रहना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। दिस बिकम्स Q, देन कॉमन पोटेंशियल V = तो V = हो गया Q/2C, ये 2CV = Q, तो V = Q/C लिख दिया, ये V निकल गया। हमसे पूछा गया था फाइनल एनर्जी निकालना है, तो देखिए इसका एनर्जी लिख देते हैं, इस कैपेसिटर का एनर्जी, फाइनल एनर्जी हम दोनों कैपेसिटर का लिख रहे हैं। आप ऐसा भी समझिए कि ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो C और C पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो 2C लिखते हैं, तो लिखते हैं हाफ 2C × V², और V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू है Q/2C, इसका स्क्वायर कर दें तो Q²/4C²। कैंसिल होने वाला टर्म में ये कैंसिल हो गया, एक C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Q²/4C। अब देखिए Q²/2C के बदले 4 जूल लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आया वो इसका हाफ आया। Q²/2C का हाफ होता है Q²/4C, तो Q²/4C को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × Q²/2C। तो Q²/2C का वैल्यू कितना था, 4 जूल, तो ये हो गया 1/2 × 4 जूल, देन दिस इज 2 जूल। तो दोनों कैपेसिटर के लिए फाइनल एनर्जी हो गया 2 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और इसको कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस इसका दिया हुआ है C = 2 माइक्रोफराड, और इसको कितना पोटेंशियल से चार्ज किए हैं, तो इसको 12 वोल्ट से चार्ज किए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड। इसका सपोज किया ना कि C1 है और इसको कितना वोल्ट से चार्ज किए हैं, तो V1। दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो ये 4 माइक्रोफराड है, और इसको कनेक्ट किए हैं किससे, अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब इसको किसी सेल से कनेक्ट नहीं किए हैं। As shown in figure, it is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in figure. Find A में चार्ज on each of the two capacitors after the connection। पहले तो चार्ज निकाल लें दोनों पे। क्या हुआ सिचुएशन, सो वो समझ लीजिए कि C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को कितना वोल्ट से चार्ज किए, तो इसको 12 वोल्ट से चार्ज किए, V1 = 12 वोल्ट। तो इसके प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, तो Q इनिशियल हो गया, या Q1 बोलिए, तो C1 × V1। अब इस चार्ज कैपेसिटर को क्या किए, इस चार्ज कैपेसिटर को C1 को अब एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिए C2। हमसे पूछा गया कि आप बताइए कि इस दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा। तो फिर यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज है, तो तब तक शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मतलब इस सिचुएशन में दोनों के लिए कॉमन पोटेंशियल अगर V है, तो फाइनल चार्ज हो गया C1V,
और दूसरा कैपेसिटर के लिए C2V और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें हम, तो शुरू का जितना चार्ज था वही तो इस दोनों के लिए फिर बाद में भी हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बात हो गया कि C1V1 शुरू का जो इस कैपेसिटर पे चार्ज था वही चार्ज इस दोनों को मिला। तो C1V1 इज इक्वल टू C1, यहाँ कॉमन ले लीजिए V, तो C1 प्लस C2 इंटू V, इससे कॉमन पोटेंशियल V निकल गया, तो V इज इक्वल टू हो गया C1V1 बाई C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना है, तो 2 माइक्रोफराड है, V1 कितना है, तो 12 है, C1 प्लस C2 कितना है, तो 2 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, तो 6 माइक्रोफराड। यहाँ माइक्रोफराड था, यहाँ 6 माइक्रोफराड, वो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना, 4 वोल्ट। दोनों के लिए कॉमन पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट। हमसे पूछा गया था दोनों पे चार्ज बताइए। ए पार्ट में पूछा गया है द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स आफ्टर द कनेक्शन। तो कॉमन पोटेंशियल निकल जाने के बाद इस फर्स्ट कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज कितना लिखें, इसको Q1 डैश लिखें, तो ये C1V हो गया, C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफराड और कॉमन पोटेंशियल निकाले हैं वो 4 वोल्ट आया है, तो इंटू 4 वोल्ट, तो ये हो गया 8 माइक्रोकूलम। इस कैपेसिटर पे C1 कैपेसिटेंस मतलब 2 माइक्रोफराड वाले पे फाइनल चार्ज आया 8 माइक्रोकूलम, और दूसरे कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज Q2 डैश लिख रहे हैं, ये C2V है, तो इसका कैपेसिटेंस 4 है, उसका डबल है तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, तो 4 माइक्रोफराड इंटू 4 वोल्ट, दिस बिकम्स 16 माइक्रोकूलम। एक आंसर ये, एक आंसर ये ए पार्ट हुआ। बी में the electrostatic energy stored in each of the 2 capacitors। अब एनर्जी स्टोर निकालना है दोनों कैपेसिटर के लिए, तो अब तो कुछ बात नहीं है, हमको चार्ज मालूम है, पोटेंशियल भी मालूम है और कैपेसिटेंस भी जान ही रहे हैं, तो दोनों के लिए एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए एनर्जी लिखते हैं कितना, तो Q1 स्क्वायर बाई 2C1, इस कैपेसिटर का एनर्जी निकल गया, यह हाफ C1 V1 स्क्वायर भी कर सकते थे, V मालूम ही हमको है, उससे भी बना सकते थे, हाफ QV भी कर सकते हैं, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। चलिए एनर्जी निकल गया दोनों का। और C में क्या कहता है, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर। देखिए ये हीट प्रोड्यूस का बात जो है कि एक कैपेसिटर से जब इस तरह से शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो इस केस में हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप शुरू का एनर्जी निकाल लीजिए, U इनिशियल निकाल लीजिए, इसको U2 लिख देते हैं। U इनिशियल का मतलब शुरू में इस सिस्टम का एनर्जी, मतलब इस कैपेसिटर का एनर्जी सिर्फ लिख लीजिए, तो हाफ C1 और V1 स्क्वायर, और बाद में इस दोनों कैपेसिटर के लिए टोटल एनर्जी इतना है, तो फाइनल एनर्जी में ये दोनों एनर्जी बाद वाला का जोड़ दीजिए, मतलब U1 प्लस U2 कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बाद का जो एनर्जी है वो शुरू वाले एनर्जी से कम हो गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा UI माइनस UF। तो शुरू वाले कैपेसिटर के एनर्जी में से बाद वाला दोनों कैपेसिटर का एनर्जी जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। इसके लिए एक हम लोग थ्योरी भी पढ़े हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो उसके लिए एक फार्मूला भी आता है, उस फार्मूला से भी इस पार्ट को सीधे सीधे बना सकते थे, कि जिसमें क्या था फार्मूला, थोड़ा हम यहाँ बोल दें। फार्मूला था कि C1 और C2 कैपेसिटेंस का 2 कैपेसिटर है, इसको V1 और V2 वोल्ट से चार्ज करते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। इसमें दोनों कैपेसिटर चार्ज है, इस क्वेश्चन में भी इसको लगा लेंगे, V2 0 कर देंगे तो अनचार्ज कैपेसिटर के लिए भी काम कर जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है, यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, और लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये कॉमन पोटेंशियल निकालने में अगर यहाँ प्लस करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि दोनों चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को एक साथ रखे हैं और नेगेटिव प्लेट को एक साथ। अगर ऐसा नहीं हो, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से आप कनेक्ट करते हो अगर, तो यहाँ पर C1 V1 माइनस C2 V2 करना पड़ता है। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही वो हम लोग फार्मूला लाते हैं कॉमन पोटेंशियल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 में है ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन
ऑरिजिन पे क्यू चार्ज को रख दिए। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ऑरिजिन। एक r रेडियस का स्फीयर है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, तो एक r रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लें। ऐसे निकालना क्या है, तो इस स्फीयर में स्टोर्ड एनर्जी निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखिए तो यहाँ q चार्ज है, तो यहाँ पे इंडक्शन शो कर दें, मतलब चार्ज इसके सरफेस पे चलाएगा, तो यहाँ -q और यहाँ पर +q। मतलब फाइनल सिचुएशन जो इसका देख रहे हैं फिगर, वो ये है कि r रेडियस का एक स्फीयर है और इस पर q चार्ज है। तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम करेगा। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हम लोग पढ़े हैं, C = 4πε0r। तो इस कैपेसिटर का, एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया 4πε0r, और इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज है q। तो स्टोर्ड एनर्जी लिखते हैं U = q²/2c। काम हो गया खत्म। तो q² और 2 × c लिखने का मतलब, तो ये हो गया 8πε0r। ये हो गया 41। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में है ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू ए पोटेंशियल v। r रेडियस का एक मेटल स्फीयर है, इसको v पोटेंशियल से चार्ज किए हैं। फाइंड द, ए पार्ट में निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। r रेडियस का स्फीयर है और आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 42, मेटल स्फीयर का रेडियस कितना है, तो r है। सपोज कर लीजिए स्फीयर है, रेडियस r है और इसका पोटेंशियल v है। पोटेंशियल v कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पे कुछ चार्ज होगा, चार्ज हुआ तो पोटेंशियल v हो गया। चार्ज कितना हुआ चाहे तो निकाल सकते हैं। तो v का फॉर्मूला है, स्फीयर चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल लिखते हैं v = q/4πε0r से हम v लिख सकते, q निकाल सकते हैं कि चार्ज इस पर कितना है। तो q = हो गया 4πε0r × v। चलिए, ये तो हम लोग इस पे चार्ज निकाल सकते हैं कि सपोज कर सकते हैं कि v पोटेंशियल है, इसलिए इस पे कितना चार्ज हो सकता है, तो वो चार्ज हो गया q। अब आपसे कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालिए stored in the electric field within a concentric sphere of radius 2r। एक 2r रेडियस का स्फीयर एज्यूम कीजिए और आपसे कहता है कि इस रीजन में कितना एनर्जी स्टोर है वो निकालिए। देखिए ये फिगर में तो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, जिसमें इनर को हम लोग सपोज कर सकते हैं कि चार्ज q है और आउटर पे तो कोई चार्ज है नहीं। मतलब ये कि हम इसको स्फेरिकल कैपेसिटर के जैसा सोच रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन आया नहीं। उसमें क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर में कि आउटर स्फीयर अर्थ होता है और ये आइसोलेटेड स्फीयर भी नहीं है। तो इस रीजन में एनर्जी निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस q चार्ज के चलते, चार्ज स्फीयर के चलते हम लोग इस रीजन का एनर्जी डेंसिटी निकाल लें। और इस वॉल्यूम में स्फीयर है और इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उस एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इस रीजन का एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक स्फीयर ड्रॉ किए हम लोग और इस स्फीयर का थिकनेस कितना है, इस स्फीयर का थिकनेस है dr। देखिए ये एक स्फीयर ड्रॉ किए हैं जिसका रेडियस r है और ये थिकनेस शो कर रहे हैं वो कितना है, तो वो dr है। अब q चार्ज स्फीयर से r डिस्टेंस पर, सॉरी q लिखा हुआ था, हम मिटा दिए इसको। q = कितना था, तो ये था 4 v लिखे थे, v = q/4πε0r, q = 4πε0r × v था और ये पहले वाला बना हुआ। चलिए तो अब क्या बोल रहे हैं कि फील्ड निकाल दें पहले हम लोग। तो q चार्ज से, चार्ज स्फीयर से r डिस्टेंस पर पॉइंट आउटसाइड है, तो फील्ड कितना होगा, तो E = q/4πε0r² का फील्ड लिखती है। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें,
तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी हमको मिल जाएगा। अब देखिए इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में, मतलब ऐसे स्फीयर में वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग जिसका रेडियस r है और उसका थिकनेस कितना है dr। तो इस रीजन में कितना एनर्जी स्टोर होगा, r रेडियस और dr थिकनेस का जो स्फीयर हम लोग देखे हैं यहाँ पर इस तरह से, इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर होगा वो एलिमेंट्री एनर्जी लिखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमको मालूम है, इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी मालूम है। तो इस एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना होगा, तो एलिमेंट्री वॉल्यूम लिख दें एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो एलिमेंट्री वॉल्यूम मिल गया। और यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो यूनिट वॉल्यूम में ये एनर्जी है। तो इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो गया, तो ये एनर्जी स्टोर हो गया। अब हमको जिस वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी चाहिए उसका इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है कितना 2r। मतलब इस एलिमेंट्री एनर्जी का हम लोग इंटीग्रेशन कर दें अंडर लिमिट r टू 2r, तो हमको इस वॉल्यूम में r से लेके 2r के बीच वाले रीजन में, मतलब इस रीजन में स्टोर्ड एनर्जी मिल जाएगा। ये कह रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ du इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr को लास्ट में लिख लेंगे और 4 पाई r स्क्वायर को भी लिख लेंगे। पहले वैल्यू पुट कर दें हम लोग e स्क्वायर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर में लिख दें q स्क्वायर बाई, स्क्वायर करना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का स्क्वायर, ये e का स्क्वायर हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और यहाँ लिख दें 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। लिमिट क्या देना है, तो लिमिट r टू 2r देना है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं। तो देखिए कांस्टेंट टर्म में है हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 पाई r स्क्वायर, एक 4 पाई r स्क्वायर तो एक कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो q स्क्वायर बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया ये 4 पाई r स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, यहाँ बच गया dr, सिर्फ dr, ये इसका लोअर लिमिट था, हाँ यहाँ बचा dr और यहाँ बचा 4 पाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नीचे बच गया, 4 पाई बच गया, देखिए स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, 4 पाई बच गया, एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा बच गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बच गया, एक r स्क्वायर कट गया, एक r स्क्वायर बच गया। लिमिट कितना, तो ये r और यहाँ लिमिट कितना, तो 2r। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब एनर्जी लिखते हैं, इसका एनर्जी लिखते हैं, अभी Q का वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अब इसमें dr बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ वो लिख देते हैं, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में Q का वैल्यू पुट कर देंगे बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, बस यही तो बाहर आ सकता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई r स्क्वायर है, यहाँ r है और यहाँ पे 2r है। dr बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई r, तो ये एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दें, तो ये हो गया q स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई r, यहाँ r और यहाँ पे 2r। अब ये हो गया q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पहले -2r और माइनस r कर सकते हैं, पहले लोअर लिमिट दे दिया 1 बाई r -1 बाई 2r, जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो 1 बाई r में 1 बाई 2r चला गया, तो 1 बाई 2r बच गया, तो ये हो गया q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बच गया 1 बाई 2r। q स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, तो q के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी था, तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ये 8 इंटू 2 हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 16 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो बच गया एक आर कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, तो एनर्जी बच गया पाई एप्सिलॉन नॉट आर और v का स्क्वायर। तो ये हो गया r और 2r रेडियस वाले स्फीयर के लिए स्टोर्ड एनर्जी। बी में शो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड outside the sphere of radius 2r equals that stored within n। अच्छा, अब कहना है कि 2r रेडियस वाले so that the electrostatic field energy stored outside the sphere of radius 2r equals that stored within n। तो 2r रेडियस वाले के बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर है, ये r और यहाँ पर 2r। कहता है कि इसके बाहर जो एनर्जी स्टोर है वही इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, ये शो करना है। तो ये देखिए यहाँ Q था, इंडक्शन शो कर दीजिए -Q और +Q, तो आउटर स्फीयर पे चार्ज हो गया। हमको तो इसके पहले इस रीजन में एनर्जी निकालना था, इसलिए यहाँ का एनर्जी डेंसिटी निकाले। अब तो बाहर का एनर्जी निकालना है, तो अब इसको एक स्फीयर ट्रीट कर लेते हैं। तो एक 2r रेडियस के आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना 2r। इस पे चार्ज कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से ये लिख दिए कि 2r रेडियस वाले आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस ये। इस पे चार्ज कितना, तो चार्ज है q, तो एनर्जी लिख दें u = q² / 2c। q का वैल्यू क्या देंगे, तो q का वैल्यू वही देंगे जो पहले था, तो वैल्यू पुट कर दें। q का वैल्यू कितना, तो q का वैल्यू है 4 स्क्वायर करना है, तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2 और c का वैल्यू पुट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। 2 4 गुना 8 गुना 2 16, 16 से कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, ये बच गया कितना, बचा पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर। ये रिजल्ट इसके पहले था। इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर्ड था वो भी इतना ही था, और इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड था वो भी इसके बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन ये कहता है A large conducting plane has a surface charge density of 1.0 into 10 to the power -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब सिग्मा दिया हुआ है। इस तरह से फिगर इसका देखना शुरू करें। 43 कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब इसके दोनों सरफेस पे चार्ज होगा, इधर भी और इधर भी। और इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे कि कंडक्टिंग प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर करना क्या है इसमें, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसके सामने 1 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूबिकल वॉल्यूम रखा गया है। इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो निकालना है। देखिए एनर्जी डेंसिटी का यूज कर लेते हैं कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो हर जगह एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u = ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी स्टोर है, तो आपको कितने वॉल्यूम में एनर्जी चाहिए, तो हमको इस क्यूब के वॉल्यूम में एनर्जी चाहिए। तो क्यूब का साइड दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं इसका साइड क्यूब A क्यूब, और तो इस यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी, तो इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी,
तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी स्मॉल ए इनटू वॉल्यूम ए क्यू। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में पुट कर लीजिए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, बन गया। और कुछ नहीं है इसमें। ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है और यूनिट में खाली सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। चलिए आइए 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 mm इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। प्लेट एरिया है इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 20 और 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है? तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर। और क्या किए हैं, इसको 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं। E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। The plates are pulled apart to increase this separation to 2 mm। दो सिचुएशन है। पहले प्लेट्स का सेपरेशन है 1 mm, M और N प्लेट हो गया। प्लेट्स का सेपरेशन है 1 mm और बाद में आप क्या किए कि प्लेट्स के सेपरेशन को आप डबल कर दिए, मतलब 2 mm कर दिए। ठीक है। Pulled apart to increase this separation to 2 mm। Calculate the charge flown through the circuit during the process। पहले तो इस पे चार्ज हम निकाल लें कि शुरू में इस पे चार्ज कितना था, तो +q -q से चार्ज निकाल लें। जिस सेल से कनेक्ट किए उसका EMF E है। तो इस समय प्लेट्स पे कितना चार्ज, तो q = C × E कर दें तो इस प्लेट का चार्ज मिल गया। बाद में प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को आप डबल कर दिए हैं तो इसका जो नया कैपेसिटेंस हो गया वो C' = ε0A/2D लिखेंगे। और यहाँ जो C लिख रहे थे इस केस में जो कैपेसिटेंस था वो C = ε0A/D था। सेपरेशन को डबल कर देने से इसका कैपेसिटेंस हाफ हो गया, मतलब C/2 हो गया। तो पहले अगर ये Q चार्ज स्टोर कर सकता था तो अब ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो कैपेसिटी आधी हो जाने के चलते इसके लिए स्टोर चार्ज हो गया CE/2 मतलब Q/2। पहले इसके पास चार्ज था CE और अब चार्ज कितना है, तो कैपेसिटी हाफ हो गई। तो अब इस पे प्लेट्स पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज हो गया +Q/2 और इस पर हो गया -Q/2। हमसे पूछा गया ए पार्ट में कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, अब तो इस पे चार्ज Q है और अब चार्ज कितना Q/2। तो इसका आधा चार्ज कहाँ चला गया, तो आधा चार्ज इस सर्किट को चला गया। यहाँ देखिए सेल से कनेक्टेड था, तो सेल से कनेक्टेड डेफिनेटली था। अगर नहीं रहता तो इस पे चार्ज Q ही रहता, तब चार्ज कहीं जाने का जगह ही नहीं था। सेल हमारे लिए सोर्स ऑफ चार्ज है। अगर हमारा यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ जाता, मतलब ये और ज्यादा चार्ज रख सकता था, तो वो सेल से एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता। और अगर यहाँ पे कैपेसिटी घट गई है इसकी, तो चार्ज स्टोर कम कर सकता है ये, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो था वो चार्ज किसको दे देगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज वापस वो सेल को दे देगा। तो चार्ज गिवन टू द सेल को ही चार्ज ये दिया, तो कितना चार्ज दिया, तो शुरू में चार्ज था CE और अब ये रख सकता था CE/2। तो यही चार्ज सर्किट से फ्लो हुआ, मतलब CE/2 चार्ज ये बैटरी को दिया या सर्किट में फ्लो हुआ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो ये चार्ज फ्लो हुआ CE/2। CE/2 कहने का मतलब ए पार्ट का आंसर हो गया चार्ज फ्लो थ्रू दिस सर्किट इज इनिशियल चार्ज CE माइनस फाइनल चार्ज CE/2। जहां C हम पहला कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, ये घट के हो गया CE/2। तो कैपेसिटेंस क्या लिख रहे हैं, तो ε0A/D। D का वैल्यू 1 mm, A का वैल्यू दिया हुआ है, ε0 जानते हैं, EMF का वैल्यू पुट कर देंगे 12 वोल्ट। तो ये टोटल चार्ज इतना आ गया, इतना कूलम। ए पार्ट ये हुआ जैसे सपोज कि थोड़ी देर के लिए कि शुरू में 100 कूलम ये चार्ज रख रहा था और बाद में ये 50 कूलम ही रख पाया। तो 50 कूलम चार्ज कहाँ गया, तो वही 50 कूलम चार्ज चला गया किसको, तो सेल को। बी पार्ट में हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस।
अब आइए बात देखिए क्या हुआ। यहाँ जो चार्ज ये कम रख रहा था, मतलब पहले से कम चार्ज हुआ और एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ आया, तो एक्स्ट्रा चार्ज वापस चला गया किसको, सेल को। तो यहाँ सेल क्या हुआ कि जब सेल से आप चार्ज लेते हैं तो वर्क डन बाय दी बैटरी होता है, बैटरी वर्क करता है और तब चार्ज डिलीवर करता है। यहाँ पर आप क्या किए कि आप बैटरी को चार्ज दिए, तो ये वर्क डन ऑन दी बैटरी हुआ। तो बी पार्ट में यही पूछता है कि हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय दी बैटरी, बैटरी को आप कितना एनर्जी दिए, तो वर्क डन ऑन दी बैटरी लिखें, तो बैटरी को कितना चार्ज आप दिए, तो बैटरी को आप यही चार्ज दिए हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना, तो CE/2। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी इज इट्स EMF। तो ये हो गया CE/2 Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो गया हाफ इंटू CE²। C का वैल्यू क्या, तो C का वैल्यू ε0A/d, ये हम लिख देते हैं, C का जरूरत पड़ेगा नहीं। शुरू में जो कैपेसिटेंस था वो C था ε0A/d, और बाद का जो कैपेसिटेंस उसको हम C डैश बोले हैं, वो ε0A/2d है, पहले का हाफ है ये कैपेसिटेंस। चलिए, तो ये बी पार्ट हुआ कि वर्क डन ऑन दी बैटरी। C, calculate the stored energy in the electric field before and after the process। Before and after the process कितना एनर्जी स्टोर है इसमें वो निकालना है। ये प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है कैपेसिटर के प्लेट्स के सेपरेशन को डबल करना। तो आपसे पूछता है शुरू में कितना एनर्जी स्टोर था और बाद में कितना एनर्जी स्टोर था। तो शुरू में कैपेसिटेंस C था, तो स्टोर्ड एनर्जी हो गया हाफ CE², और बाद में क्या एनर्जी स्टोर था, तो बाद में चेंजिंग यही हुआ कि कैपेसिटेंस इसका हाफ हो गया और सेल कनेक्टेड ही था, तो बाद का एनर्जी हो गया हाफ C/2 इंटू E², मतलब सेल के EMF का स्क्वायर। तो ये शुरू का एनर्जी हो गया और ये बाद का एनर्जी हो गया। वैल्यू पुट कीजिए और ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड का, शुरू का और बाद का। D, using the expression for the force between the plates, find the work done by the person pulling the plates apart। अब आइए बात समझने और ज्यादा ध्यान रखिएगा। Using the expression for the force between the plates, find the work done by the person pulling the plates apart। ये तो फाइनल एनर्जी हम लोग ऐसे निकाल लिए। आपसे कहता है कि हम लोग जो इसका एक्सप्रेशन पढ़े थे एनर्जी का, तो उसमें कहता है कि उसमें पहले फोर्स निकालते थे और तब एनर्जी निकालते थे। तो आपसे यही कह रहा है कि उस फोर्स का एक्सप्रेशन यूज कीजिए और उससे इसमें मतलब एनर्जी निकालिए। तो देखिए क्या करते हैं, फोर्स के एक्सप्रेशन निकालने में क्या सोचते हैं वो देखिए कि जिस कैपेसिटर के लिए हमको एनर्जी निकालना है उसमें प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, तो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 2d। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, तो Q/2, इस पे कितना चार्ज है, तो -Q/2। ये प्लेट M हो गया और ये प्लेट N हो गया, इसका D पार्ट बना रहे हैं। देखिए फोर्स कैसे लगता है, तो प्लेट M अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लेट पे फोर्स लगता है। तो इस Q/2 चार्ज के चलते 2d डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, तो देखिए कैपेसिटर में चार्ज जो रहता है वो सिर्फ एक फेस पे रहता है, तो ये एक सीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस सीट ऑफ चार्ज के चलते फील्ड कितना हुआ, तो ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये फील्ड E हो गया σ/2ε0। और समझिए सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस सरफेस का एरिया एक फेस का A है और इस पर चार्ज Q/2 है, तो सिग्मा का वैल्यू हो गया Q/2A। चार्ज हो गया Q/2 और एरिया हो गया A, और बाई कितना है, तो बाई 2ε0 है। ये हो गया फील्ड। इस फील्ड में -Q/2 चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड दाईं ओर, और इस फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना, तो F = QE, तो चार्ज कितना, तो Q/2, और फील्ड कितना, तो ये Q/2A × 2ε0। तो ये हो गया फोर्स। अब वर्क डन कैसे समझते हैं, तो हमको जो कैपेसिटर बनाना है उसमें प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 2d। तो सपोज क्या करते हैं कि शुरू में दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 0 था, और इस जीरो सेपरेशन से और ये प्लेट इस प्लेट को अपनी तरफ खींच रहा था कितना फोर्स से, F। तो आप क्या किए
कि इस प्लेट पर अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएं और इसको 2D सेपरेशन तक खींच के ले गए। तो आप जो वर्क किए, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देने से ही वर्क निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट ही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस कितना, तो आप दोनों इस प्लेट को इस प्लेट को कितना डिस्टेंस खींच के ले गए, तो 2D डिस्टेंस। तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 2D। वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया q स्क्वायर बाई 2 × 2 × 2 8a एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन कितना है, तो ये 2D है। कैंसिल होने वाला टर्म कुछ है, तो हाँ है 2 4। तो ये हो गया q स्क्वायर बाई 4a एप्सिलॉन नॉट। d ऊपर था तो d को नीचे ले आइए, तो ये हो गया कितना 1/4 q स्क्वायर बाई c, जहां c हम समझ रहे हैं पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और अगर अभी वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं तो वो c/2 के टर्म में लिखेंगे, जरूरत नहीं है, हमारे पास c है। तो हमसे पूछा कि आप वर्क निकालिए, एक एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो वर्क निकालते हैं वो वर्क निकालिए। तो वर्क आया कितना, तो q स्क्वायर बाई 4c। अब देखिए q का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, q इक्वल टू c इंटू v भी था, जो शुरू में चार्ज निकाले थे, तो q इक्वल टू c इंटू v से c के जगह पे एप्सिलॉन नॉट a बाई d पुट कर सकते हैं और v के जगह पर EMF पुट कर सकते हैं। तो ये पुट कर दें अगर यहाँ पे q का वैल्यू, तो ये हो गया, या जरूरत पड़ेगा आगे तो पुट करते हैं, अभी कुछ और शो करना है इसमें। अभी वर्क के लिए q स्क्वायर बाई 4c है, इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अभी जो हम लोग वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स निकाले हैं वो q स्क्वायर बाई 4c है। डी पार्ट को फिर से पढ़ते हैं। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स यही F था, ये फोर्स, और इस फोर्स का यूज कीजिए और क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट, ठीक है। ई पार्ट में शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। एक बार फिर, इसमें तो यही था, ये पार्ट खत्म हो गया। कहता है show and justify that no heat is produced during this transfer of charge। देखिए इस कहता है, अब क्या शो करना है इसमें, कि जो प्लेट का सेपरेशन आप डबल किए हैं, इसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। सिचुएशन को समझते हैं जरा सा, क्या क्या होगा। देखिए तो शुरू में हमारे पास जो कैपेसिटर था उसमें प्लेट्स का सेपरेशन था d, और प्लेट पर चार्ज था +q और इस पर था -q। बाद में क्या हुआ कि प्लेट्स का सेपरेशन कितना हो गया, तो प्लेट्स का सेपरेशन हुआ 2D। ये कौन किया, तो ये हम लोग किए, प्लेट्स को पुल करके उधर ले गए, चार्ज इस पर +q/2, इस पर चार्ज कितना -q/2। अब पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड था, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड जो था हम लोग सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट किए थे लेकिन यहाँ लिखे थे, तो ये एनर्जी स्टोर्ड था ½ C इंटू v स्क्वायर, ½ CV स्क्वायर, या q स्क्वायर बाई 2c भी बोल सकते हैं, q स्क्वायर बाई 2 इंटू c। जब सेपरेशन डबल हो गया तो कितना एनर्जी स्टोर्ड था, तो इसका भी एनर्जी हम लोग निकाले थे, फाइनल एनर्जी कितना, तो q स्क्वायर बाई 2c यहाँ भी कर सकते हैं, या ½ CV स्क्वायर भी अगर करके देखें तो कैपेसिटेंस था इसका c/2 और बैटरी कनेक्टेड था, तो ½ CV स्क्वायर का मतलब हो गया कितना कि 1/4 इंटू CE स्क्वायर, और यहाँ पर ½ C स्क्वायर, इसका देखिए जितना एनर्जी यहाँ जमा था इसका आधा एनर्जी उस कैपेसिटर में जमा था। फिर हम लोग क्या निकाले, तो हम लोग निकाले वर्क डन ऑन द बैटरी। तो वर्क डन ऑन द बैटरी क्या था, तो वर्क डन ऑन द बैटरी के लिए लिखे थे, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ था, तो q/2 ये चार्ज था और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो E, मतलब CE/2 इंटू E, ये इतना बैटरी में वर्क किए। थोड़ा आप समझिएगा बात। कैपेसिटर के में शुरू में कितना एनर्जी जमा था, तो ये ½ CE स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या किए कि हम प्लेट्स को पुल किए, पुल करके सेपरेशन को क्या कर दिए 2D। तो इस पे अब चार्ज कम रह गया, चार्ज पहले Q था, अब चार्ज कितना हो गया q/2,
तो ये Q/2 चार्ज कहाँ चला गया था, वो चला गया था बैटरी को। तो बैटरी पर कितना वर्क हुआ, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए लिखा हुआ है हाफ C इंटू ई स्क्वायर। जितना एनर्जी स्टोर्ड था इसमें वो सारा एनर्जी फिर वापस किसको मिल गया, तो यहाँ जो सेल हम लोग कनेक्टेड किए हुए थे उसी सेल को वो सारा एनर्जी हम लोग दे दिए हैं। कैपेसिटर का जितना एनर्जी जमा था वो सारा एनर्जी किसको मिल गया, तो वापस सेल को मिल गया। उसके बाद इसको प्लेट को पुल करने में आप जो वर्क किए वो वर्क क्या होता है, तो इस प्लेट का सेपरेशन हम लोग 2D करने में जो वर्क किए वही वर्क इस प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो प्लेट्स के बीच में कितना एनर्जी स्टोर था, तो ये एनर्जी स्टोर था। और आपने कितना वर्क किया, प्लेट को पुल करने में कितना वर्क किया, तो देखिए हमने प्लेट को पुल करने में ये वर्क किया था जो लिखा हुआ है Q²/4C, और Q के जगह पे लिख सकते हैं CE का स्क्वायर बाई 4C। और यहाँ पर देखिए ये सेम एक्सप्रेशन इसके जैसा आ गया, मतलब 1/4 C² E² बाई 4C। C और C कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 CE²। क्या क्या हुआ, फिर से एक फाइनल बात समझ लीजिए। कैपेसिटर में पहले एनर्जी इतना जमा था, हमने इसके प्लेट को पुल किया, पुल करके सेपरेशन पहले D था उसको क्या बना दिए 2D। तो हुआ क्या कि अब चार्ज ये कम स्टोर कर रहा था तो एनर्जी भी इसका घटना चाहिए था। तो अब देखिए इसमें जो एनर्जी स्टोर था और सेल को चार्ज किया कितना, तो सेल को Q/2 चार्ज किया, जिससे जितना एनर्जी इसमें स्टोर था वो सारा एनर्जी कहाँ चला गया, तो वो बैटरी को मिल गया, मतलब वर्क डन ऑन दी बैटरी हो गया। और प्लेट को पुल करने में जो हम लोग वर्क किए, देखिए हीट कहीं प्रोड्यूस नहीं हुआ यहाँ पे, बैटरी को क्योंकि जितना एनर्जी जमा था वही एनर्जी बैटरी पे वर्क हुआ, मतलब बैटरी उतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जितना एनर्जी इसमें स्टोर था उतना एनर्जी फिर वापस ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब प्लेट को पुल करने में आप जो वर्क किए वो वर्क का हिसाब दीजिए, तो वो हिसाब ये है कि आप जितना वर्क किए वो वर्क सारा का सारा तो अभी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एनर्जी के रूप में स्टोर है। आपने जितना वर्क किया वही एनर्जी इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अभी भी जमा है, तो हीट प्रोड्यूस होने का कहीं कोई जगह था ही नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44 का A, B, C और D। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45।